यानी कि बेटा भारत माता को समझने के लिए नेहरू जी कहते हैं कि मैंने प्राचीन ग्रंथ स्मारकों को देखा, मगर भारत की समझ के प्रति मुझे तसल्ली प्राप्त नहीं हुई। यानी कि मैं उन क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाया जो मैं तलाश रहा था। वर्तमान क्या है? मेरी समझ में वर्तमान भयंकर गरीबी और दुर्गति से भरपूर है। क्या है वर्तमान का आंसर दिया है कि मेरी समझ है जहाँ तक वर्तमान गरीबी से गरीबी से भरा हुआ है। मैं अपने वर्ग वाले लोगों की प्रशंसा नहीं करता, फिर भी मैं इस वर्ग से एक आशा भरी निगाह से मध्यम वर्ग की ओर नज़र लगाए बैठा हूँ। यानी कि सभी लोगों को मध्यम वर्ग से ही उम्मीद है कि उनके भीतर विद्रोह की चिंगारी फूटेगी और सबको मार्गदर्शन कराएगी, यानी कि सबका मार्गदर्शन करेगी। मध्यम वर्ग अपनी तरक्की के मार्ग में बढ़ने वाले तरक्की की ओर बढ़ने में खुद को विवश महसूस कर रहा था कि खुद को इस काबिल नहीं पा रहा था कि वो आगे बढ़ पाए, अपने आप को प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जा पाए। मगर अंग्रेज़ों के द्वारा जो रुकावटें पैदा की जा रही थी उससे उनके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश की भावना थी, मतलब क्रोध था अंग्रेज़ों के प्रति। जब भी अंग्रेज़ों को सामने से यानी अपनी तरक्की के रास्ते से वो अपने सामने से उनको हटाना चाहते थे, मगर हटाकर वो अंग्रेज़ों को भारत से निकालकर भारत को स्वतंत्र रूप से आज़ादी नहीं देना चाहते थे, मगर वो खुद अंग्रेज़ों की जगह खुद को कायम करना चाहते थे। ऐसे तो अकेले मध्यम वर्ग के बस की बात नहीं थी कि वो अंग्रेज़ों को अपने सामने से हटा सके। इसके बाद आई ग्रामीण वर्ग की बारी, गांव की बारी। अब युवक बुद्धिमान या विद्वान के सामने ग्रामीण जनता का अस्तित्व उभर कर आया। यानी कि उस टाइम का जो युवक था, बुद्धिमान था, बुद्धि से भरपूर जो युवक था, उसके सामने कौन सा वर्ग आया? ग्रामीण वर्ग। एक तरफ तो मध्यम वर्ग और दूसरी तरफ ग्रामीण वर्ग। इन सब को देखकर हम बेचैन होने लगते थे कि कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा है, कितना अच्छा है और क्यों अच्छा है। इस सब के निष्कर्ष हम नहीं निकाल पा रहे थे कि भारत की असली पहचान किस वर्ग के रूप में है। भारत को अपनी निस्वार्थ सेवा के बल पर कौन आगे बढ़ा सकता है? मध्यम वर्ग या ग्रामीण वर्ग? कुछ लोग तो ग्रामीण वर्ग की साइड में थे, उनकी उत्तेजना से परिचित भी थे, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जो थी उसको समझते थे, परंतु नेहरू जी के पास ये समझ उस टाइम तक नहीं थी, क्योंकि उनका ग्रामीण वर्ग से कोई वास्ता नहीं पड़ा था। वो सिर्फ मध्यम वर्ग के परिवार में ही जीते आए थे। इसके बाद ग्रामीण जनता ने मुझे उस साहस और हौसले की से आकर्षित किया जिसको मैं समझ भी नहीं सकता था, जो मेरी समझ से भी परे था कि ग्रामीण जनता में इतना हौसला, इतना साहस हो सकता है। उस साहस का परिचय मुझे ग्रामीण जनता ने दिया। और जब किसी सभा में मैं जाता, वहाँ पर सामने से जोर जोर से नारे गूंजते, भारत माता की जय। फिर मैं अचानक से उनसे पूछ पड़ता कि भारत माता इसका मतलब क्या है, भारत है कौन? तो कुछ लोगों को ये बात इतनी बुद्धिमानता से समझ नहीं आती थी, क्योंकि उनका IQ इतना ब्रॉड नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था कि वो समझ सके भारत माता के बारे में विस्तार से। तो फिर कुछ एक दूसरे से सवाल जवाब, एक दूसरे से विमर्श करके, एक दूसरे से बतला के बता देते कि ये मिट्टी भारत माता है। तो फिर नेहरू जी पूछते कि कौन सी मिट्टी? तुम्हारे गांव की मिट्टी, तुम्हारे स्टेट की मिट्टी, या तुम्हारे पैरों के नीचे वाली मिट्टी, तुम्हारे ज़िले की मिट्टी? तो फिर वो सवाल के अंदर उस
का आंसर ढूंढने में उलझ जाते। उन्हें फिर वो बात समझ नहीं आती कि आखिर नेहरू जी बोलना क्या चाहते हैं। प्रश्न करना, उत्तर देना और यह सिलसिला जब तक जारी रहता ग्रामीण जनता और नेहरू जी के बीच में, जब तक घूम फिर के बात भारत की जनता की ओर नहीं आ जाती। क्योंकि नेहरू जी सोचते थे कि भारत क्या है, वो सारी भारत की जनता ही भारत है। एक एक आदमी, जो भारत का एक एक आदमी है, वो स्वयं खुद में भारत माता है। और जब उनकी विजय होगी, उनको हौसला मिलेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, उसी टाइम पर भारत माता की जय होगी। ये नेहरू जी की समझ थी। और एक वर्णन नेहरू जी बार बार कर रहे हैं भौगोलिक भारत का, भारत की नदियों का, जंगलों का, पहाड़ों का और वहाँ पर फैले हुए खेतों का। खेत जो हमें खाना मुहैया कराते थे, यानी कि जो हमें खाने के लिए अनाज देते थे, उन सब का बार बार वर्णन करते हुए वे भूलते नहीं है, थकते नहीं है। क्योंकि इन सब से नेहरू जी को बहुत ज़्यादा प्यार है। यही उनकी भारत है, यही उनकी भूमि है और यही उनकी कर्म भूमि है। के बाद आती है बेटा भारत की विभिन्नता, और विभिन्नताओं के बावजूद भारत में कौन सी एकता है, कौन सा एक एकता का वो धागा है जो सभी विभिन्नताएं, सभी डिफरेंसेस होते हुए भी भारत को एक सूत्र में बांधे हुए है। पहले बोलते हैं कि भारत में इतनी सारी विभिन्नता है, इतनी सारी हैं कि शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से रंग के अकॉर्डिंग, कद के अकॉर्डिंग, कद काठी, चेहरे के अकॉर्डिंग, सभी के अकॉर्डिंग इतने सारे विभिन्नताएं फैली हुई हैं, इतनी सारी विभिन्नताएं भरी हुई हैं कि एक नज़र से अगर देखें ना, तो भारत नहीं बल्कि विभिन्नताओं का देश है। कहीं पर भौगोलिक तरह से कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं जंगल हैं, तो कहीं सूखे हुए रेत हैं। उसी तरह से कहीं किसी भाषा के बोलने वाले लोग हैं तो कहीं किसी भाषा के हैं। दक्षिण भारत में तमिल भाषी बहुत ज़्यादा बहुतायत में पाए जाते हैं, तो उत्तर भारत में हिंदी भाषी। उसी प्रकार से नेहरू जी बोलते हैं कि मैंने उत्तर और पश्चिम में, जो मतलब कश्मीर का और अपना पश्चिम का इलाका है, उस इलाकों में मैंने पठानों को बहुत अच्छे से जाना है। तो मैंने दक्षिण में तमिल को बहुत अच्छे से पहचान लिया है। भारत ये पठान और तमिल दो ही विशेषताओं के अंदर समाया हुआ है। भारत के दक्षिण में तमिल और उत्तर में पठान। इतनी सारी विभिन्नता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जोग्राफिकल और फिजिकली, और हर तरह से खाने में, ओढ़ने में, त्यौहार मनाने में, हर तरह से इतनी सारी विभिन्नताएं भरी पड़ी है। फिर भी वो एक कौन सा धागा है जो हमें एकता के सूत्र में बांधे हुए है? हमारी देश प्रेम की भावना, हमारे अंदर बसी हुई देशभक्ति की भावना, जो हमें हमारे पूर्वजों से, हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से प्राप्त हुई है। ये भावना हमें एकता के सूत्र में बांधे हुए है। और कुछ स्मारक हैं, कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति के प्रतीक थे और जो वो ढह चुके हैं, विध्वंस जिनका हो चुका है। उनमें से कुछ मठ हैं और एक हमारा एक तक्षशिला का जो यूनिवर्सिटी है, हमारी प्राचीन समय से, अशोक के काल से जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी चली आ रही है, उसका जिक्र नेहरू जी ने किया है कि तक्षशिला में अनेक धर्मों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। कुछ तो बाहर से भी आते हैं, परंतु इसके बावजूद तक्षशिला हमें भारत की संस्कृति की झलक देती है।
तक्षशिला हमें वो झलक देती है जिसमें हम प्राचीन भारत को देख सकते हैं।